हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अभिषेक अकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में एमबी पब्लिकेशन का प्रैक्टिस सेट नंबर आप 3 देख रहे हो, जो कि आपके बिहार सचिवालय का है। आपने थंबनेल पर देख ही लिया है। आप लोगों में से जो लोग नए होंगे इस चैनल पर, आप एक बार प्लेलिस्ट में आकर चेक कर लीजिएगा। आपके बिहार सचिवालय के लिए काफ़ी सारा प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, उसे आप देख लीजिएगा। अगर आप में से किसी को क्लास का PDF चाहिए होगा तो आपको टेलीग्राम का जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करके PDF लेके भी पढ़ सकते हैं। अगर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने में प्रॉब्लम आए तो आपको स्क्रीन पे नंबर शो कर रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको व्हाट्सएप पे भी मिल जाएगा, वहाँ से आप ग्रुप को सही से ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के बारे में बताना है, मतलब इसे मैच करना है कौन सा कब कब हुआ था। ठीक है, इसे आप देखिए। अगर आपको कहीं पे भी ज़्यादा टाइम चाहिए होगा तो आराम से आप वीडियो को रोक लिया करिएगा। असहयोग आंदोलन आपका हुआ था वर्ष 1920 ईस्वी में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो गठन है यह आपका 1937 में, और भारत छोड़ो आंदोलन आप जानते हैं 1942 में हुआ था। ठीक है, यहाँ पे आप ऑप्शन को देख लीजिएगा, यहाँ पे क्या मैच करना है, जो आपका ABCD यहाँ पे दिया हुआ है। चलिए नंबर सेकंड देखिए। और फ्रेंड्स एक बात समझिएगा, अभी जो 20 तारीख को छात्राओं के लिए आंदोलन हुआ था, वहाँ पे BSSC ऑफिस जाने के बाद पता चला है कि हो सकता है, जैसे आप लोगों को बोला जा रहा था कि अक्टूबर और नवंबर में हो सकता है आपका एग्ज़ाम हो, तो ये बात समझ लेंगे, हो सकता है अक्टूबर से पहले भी आपका एग्ज़ाम के लिए कुछ ऐसा हो सकता है कि अक्टूबर से पहले भी आपका एग्ज़ाम हो जाए। ठीक है, क्योंकि BSSC काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है इस बार जल्द से जल्द एग्ज़ाम लेने के लिए, तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रख के आप अच्छे से तैयारी करिएगा। हो सकता है कि 8 साल भी लगा दे, और हो सकता है कि 2 से 3 महीने में भी आपका एग्ज़ाम हो जाए, इसीलिए अपनी तैयारी को थोड़ा अच्छे से करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नंबर सेकंड देखिए। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष से संबंधित चारों घटनाओं को कह रहा है कि मैच करना है। ठीक है, कौन सा घटना कब हुआ था। तो देखिए सबसे पहले समझिए, जो आपका द्वितीय गोलमेज सम्मेलन है ये आपका 1931 में हुआ था। ठीक है, जो कि आपका 7 दिसंबर से लेकर के, माफ़ कीजिएगा 7 सितंबर होगा, 7 सितंबर से लेकर के 1 दिसंबर 1931 तक चला था। ध्यान देते चलिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कराची वाला अधिवेशन था ये आपका 26 मार्च 1931 से लेके आपका 26 मार्च से लेके 29 मार्च तक, ऐसे समझिएगा 26 से 29 मार्च 1931 तक चला था। भगत सिंह को फांसी दी गई थी कब, 23 मार्च 1931 को, और गांधी इरविन समझौता जो है 5 मार्च 1931 को हुआ था। ठीक है, इन सब को आप ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन के आपका जरूर आएगा। नंबर थर्ड है, इनमें से किसने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। तो देखिए सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा शांति वन जो निकेतन था ना, शांति निकेतन, वहीं पे दिया गया था। ठीक है, जबकि उस वक्त राष्ट्रीय कांग्रेस का 1938 वाला जो था आपका 1938 का जो मतलब अध्यक्ष बनने के बाद ये दिया गया था। ठीक है, राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1938 में ये अध्यक्ष बने थे, उसके बाद इनको सुभाष चंद्र बोस को देश नायक की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था। ठीक है, नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस एक ने 1916 में लखनऊ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो SC मजुमदार हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। इनके द्वारा 1916 के लखनऊ में जो आयोजित कांग्रेस अधिवेशन था इसकी अध्यक्षता की गई थी। ठीक है, एनी बेसेंट आपका दिया हुआ है, एनी बेसेंट 1917 में, ठीक है, जो कि कलकत्ता वाला अधिवेशन हुआ था, यहाँ पे ये कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष रही थी, ये प्रथम जो महिला अध्यक्ष रही थी। फिर आपका लाला लाजपत राय है, ध्यान रखिएगा 1920 का जो कलकत्ता का अधिवेशन था इसमें ये अध्यक्ष रहे थे। और जो आपके मोतीलाल नेहरू हैं, ये 1919 का जो अमृतसर वाला अधिवेशन हुआ था इसके ये अध्यक्ष रहे थे। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है, किसी से भी क्वेश्चन बन के आ सकता है। इंग्लैंड की ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में प्रथम निर्णायक सैन्य सफलता मानी जाती है। तो आपका जो बक्सर का युद्ध हुआ था ना, ध्यान रखिएगा, बक्सर का युद्ध 1764 में, इसे ही प्रथम निर्णायक सफलता माना जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी की। कहाँ पर, तो भारत में। आधुनिक इतिहासकार जिसमें 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, उसका नाम आपको बताना है, तो VD सावरकर के द्वारा कहा गया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे C बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किस विदेश यात्री जो थे उन्होंने भारत का दौरा सबसे पहले किया था इन सब में से, तो देखिए सबसे पहले अगर पूछेगा तो वर्ष 305
ईसा पूर्व में, ठीक है, ईस्वी नहीं ध्यान रख करके ईसा पूर्व रखिएगा, मेगास्थनीज के द्वारा किया गया था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में ये आए थे। इसके बाद आप ध्यान रखिएगा, जैसे फाहियान दिया हुआ है तो फाहियान 399 ईस्वी में आए थे, ठीक है। ह्वेनसांग आपका ऑप्शन नंबर जो ए है ये 629 ईस्वी में आए थे और ये 15 साल तक, 15 साल नहीं 643 ईस्वी तक रहे थे, ठीक है। इन सब के बारे में आपको ध्यान रखना है, याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको ये सब बताया गया है। बताइए कि न्यूमिस्मैटिक्स क्या है। तो देखिए सिक्का और जो धातु होता है उसका जो अध्ययन है ना, उसे ही आप न्यूमिस्मैटिक्स के नाम से, मैरिटिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे देख लीजिएगा क्या होगा, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है ये बिल्कुल राइट दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि यहाँ पे सबको मैच करना है, कब किस चीज़ की समाप्ति कब की गई थी। तो देखिए दास प्रथा की समाप्ति हुआ था आपका 1562 में, फिर आपका 1563 में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति, बिल्कुल सही है। जजिया कर की समाप्ति 1564 में, और सूबों का जो पुनर्गठन है ये 1580 में किया गया था। यहाँ पे आप ऑप्शन देख के मैच कर लीजिएगा, कुछ भी आ सकता है चारों में से या फिर चारों आ सकता है। चलिए बताइए इन सब में से किसकी स्थापना कब की गई थी। नंबर 10 का राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा। देखिए फ्रेंड्स ये वाला जो क्वेश्चन है ना, चलिए इसका जवाब आप बताइएगा जरा सा। तो यह आपको ऐसे पहले बहुत बार बताया जा चुका है, इन सब में से किसकी स्थापना कब की गई थी। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, या चाहें तो चारों का जवाब आप बताइएगा, ठीक है। 1 से 2 सवाल कोशिश रहेगा कि आपके लिए भी छोड़ा जाएगा, क्योंकि बहुत सारा प्रैक्टिस सेट और भी आपको पहले से बताया जा चुका है और भी आपको काफ़ी कुछ पहले से पता भी है, तो आपको भी बताना है, ठीक है। चलिए बताइए दहशाला बंदोबस्त किससे संबंधित है। दहशाला बंदोबस्त देखिए ध्यान रखिएगा, जो आपका अकबर का जो वित्त मंत्री के रूप में थे ना, कौन, राजा टोडरमल थे ना, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, राजस्व एकत्र करने के लिए ना एक नया व्यवस्था स्टार्ट की थी, जो कि जब्ती व्यवस्था के नाम से आप जानते हैं, या फिर आप दहसाला व्यवस्था के नाम से इसे ही आप जानते हैं, ठीक है। जब्ती कहिए या फिर दहसाला व्यवस्था के नाम से आप इसे जानते हैं, ठीक है। किससे संबंधित अगर पूछेगा, टोडरमल से है। और क्या था ये, तो राजस्व मतलब लेने का एक कहिए कि व्यवस्था शुरू की गई थी। बताइए कि इस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी है। तो देखिए मोहम्मद गोरी हो जाएगा राइट आंसर। ध्यान रखिएगा मोहम्मद गोरी के सिक्के में ना एक तरफ शिव के बैल की आकृति और देवनागरी में ना पृथ्वीराज लिखा हुआ है, दूसरा तरफ अगर आप देखेंगे तो घोड़े के साथ मोहम्मद बिन शाम लिखा हुआ है, ठीक है। और कुछ आकृति पर किसके, तो लक्ष्मी जी की आकृति भी बनी है, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन से अनुच्छेद जो है ये राज्य के सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। अनुच्छेद 40 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे राइट आंसर है। बताइए लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है, कैसे होता है। अनुच्छेद आपका सबसे पहले ध्यान रखिएगा, जो आपका 93 है ना 93, लोकसभा के अध्यक्ष के चुनाव की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद 93 यानी कि 93 में दिया गया है, ठीक है। क्या होता है कि लोकसभा अपने गठन करने के बाद इनके सदस्यों के मतलब कहिए कि बीच में से एक अध्यक्ष का चुनाव कर लेती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पूछेगा लोकसभा का स्पीकर का चुनाव कैसे होता है, तो संविधान के अनुच्छेद 93 भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संसद के सभी सदस्यों के द्वारा ये किया जाता है लोकसभा के स्पीकर का चुनाव। भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, किस पर आधारित है ये बताना है। तो आधारित है कि देखिए जनता सांसदों तथा विधायकों के निर्वाचन के माध्यम से अपने अनुकूल सरकार का चुनाव करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। राष्ट्रपति जो है ना ये राष्ट्रीय आपातकाल लगाते हैं, ठीक है। ये जो घोषणा करते हैं किस आधार पर करते हैं ये आपको बताना है। देखिए सबसे पहले समझिएगा कि देश में राष्ट्रीय आपात घोषित करने की जो है ना, अगर पूछेगा राष्ट्रीय आपात घोषित करने की अनुच्छेद जो आपका 352 है इसके तहत होता है, राष्ट्रपति शासन 356 के तहत, और वित्तीय आपात जो है आपका अनुच्छेद 60 के तहत लगता है। इन सबको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही हो जाएगा। हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर, इन सब के आधार पर राष्ट्रपति जो है ये राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का जो प्रश्न है, ये कौन से राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है, बताइए राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल। समझिए इसका मतलब, देखिए
लोकसभा में प्रतिनिधित्व मतलब संख्या के बारे में पूछा है, समझ लीजिएगा। सबसे ज़्यादा कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। कहाँ कितना? 80 सीट है लोकसभा के लिए। महाराष्ट्र में आपका टोटल कितना है? 48 यानी कि 48 है। इसके बाद आता है पश्चिम बंगाल का नंबर, जिसमें कि आपका 42 लोकसभा के सांसद का सीट है। फिर आपका आता है बिहार, बिहार में 40 लोकसभा सीट है, ठीक है। इसके बाद आता है तमिलनाडु, तमिलनाडु में आप देख लीजिएगा 39 यानी कि 39 सीट है। और आपका जो यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया हुआ है, इसमें आपका हो जाएगा 29 यानी कि 29 लोकसभा के सदस्यों की संख्या है। ये आपको राज्य के हिसाब से बता दिया गया, ध्यान रख लीजिएगा इन सबको। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सी विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? बताइए। राइट आंसर यहाँ पे नंबर 18 का क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुच्छेद 170 राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करता है। अनुच्छेद जो 176 दिया हुआ है, राज्यपाल का विशेष अभिभाषण इसमें है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए बताइए नंबर 19 में निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ पर विधान परिषद है? इन सब में से कहाँ पर विधान परिषद है पूछा है, तो ऑप्शन नंबर जो आपका डी है यहाँ पे हो जाएगा बिहार में है, ठीक है। देखिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश है। इन सब में भी बिहार के अलावा विधान परिषद है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। टोटल 6 राज्यों में है। नंबर 20 बताना है कि बताइए कि किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? अनुच्छेद जो आपका 169 यानी कि 169 है, इसके द्वारा किसी राज्य की विधान परिषद की स्थापना की जा सकती है, या फिर कहिए कि विधान परिषद को समाप्त भी किया जा सकता है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा तो आपको बता देना है ऑप्शन नंबर बी, केवल ये जो केंद्रीय संसद है ना, इनके द्वारा किया जाता है। यहाँ पे देखिए अनुच्छेद जो आपका 52 है ना, इसमें क्या दिया हुआ था, ध्यान दीजिए, ध्यान करने की कोशिश करिए। तो अभी जस्ट राष्ट्रपति का इलेक्शन हुआ है कल, जानते हैं आप। तो भारत की मतलब कल इलेक्शन नहीं, कल रिजल्ट आया है, ठीक है। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ये आपका अनुच्छेद 52 में दिया हुआ है। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा, ठीक है। यहाँ राज्यपाल दिया हुआ इसलिए आप समझ लीजिए। और अनुच्छेद जो आपका 79 है, इसमें किस चीज़ के बारे में, तो संसद के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। इन सबको ध्यान रखते चलिएगा। अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य बताना है कि क्या है। नंबर 21 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, ठीक है। सबसे पहले अंत्योदय के बारे में पूछेगा, यह विचार किसके द्वारा, तो एम गांधी यानी कि महात्मा गांधी जी के द्वारा यह सबसे पहले ये विचार प्रस्तुत किया गया था, ठीक है। और 1977 से लेके 78 के बीच में ना अंत्योदय योजना पर मतलब कहिए कि गरीबों के लिए इसकी शुरुआत कर दी गई थी। भारत की 8वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि बताना है कब से कब तक रहा था। 1 अप्रैल 1992 से लेकर के स्टार्ट हुआ था ये, और 31 मार्च 1997 तक चला था, ठीक है। यहाँ पे बताइए ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा। 8वीं पंचवर्षीय योजना अगर पूछेगा तो नंबर आपका सी हो जाएगा, 92 से 97 तक चला था, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, इसे भी ध्यान रख लीजिएगा। भारत में निर्यात होने वाली महत्वपूर्ण वस्तु है, मतलब भारत से जो निर्यात होता है सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है, तो कपड़ा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर। भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? गेहूं उत्पादक पूछेगा सबसे पहले आपका आ जाएगा उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, पंजाब, फिर हरियाणा, फिर राजस्थान आता है। 1991 की नई आर्थिक नीति का लक्ष्य क्या रहा था बताइए। तो देखिए उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव, इनके समय में यह आर्थिक नीति स्टार्ट किया गया था। इसका लक्ष्य था उदारीकरण, जो आपका ऑप्शन नंबर ए है, फिर आपका निजीकरण और आपका भूमंडलीकरण यानी कि ऑप्शन नंबर डी। उपरोक्त सभी यहाँ पे 1991 का आर्थिक नीति का लक्ष्य रहा था। मधुबनी चित्रकला के महत्वपूर्ण प्रतिनिधि या फिर कलाकार इसमें से कौन है? कौशल्या देवी, शिया देवी और शशिकला देवी, तीनों हैं, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। बिहार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार कौन सा है? छठ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नंबर 28 पे आइए और बताइए राइट आंसर यहाँ पे क्या टिक करेंगे। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई बता दीजिए कितना है, तो 173 फीट आप जानते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पटना का स्थानीय समय जो है वो कैसा है? तो स्थानीय समय भारतीय मानक समय से लगभग 15 मिनट आगे चलता है, ठीक है। भारतीय मानक समय से कितना मिनट? 15 मिनट आगे है पटना का स्थानीय जो समय है। बताइए कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी रेखा जो है ना बिहार से होकर गुजरती है? इन सब में से
86 डिग्री जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए, विक्रमशिला गांगेय डॉल्फिन अभ्यारण्य फैला है कहाँ से कहाँ तक है? मुंगेर से कहलगांव, यानी कि भागलपुर हो जाएगा, ठीक है। मुंगेर से जो आपका कहलगांव, ऑप्शन नंबर ए है, राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह अगर पूछेगा कितना तो 60 किलोमीटर के एरिया में यह आपका फैला हुआ है, ठीक है। राज्य सरकार की मतलब कहिए कि, चलिए इतना ही ध्यान रखिएगा, 60 किलोमीटर आपसे ये पूछा जा सकता है। चलिए बताइए, कलरव जो है ना ये क्या मतलब कलरव है, क्या है? तो कलरव बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव, ऑप्शन नंबर ए। बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी, कब हुई थी? तो 1989, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बिहार में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1889 में हुई थी। इसका क्षेत्रफल भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको 335.65 वर्ग किलोमीटर आपको बता देना है। हिमाचल प्रदेश में जो स्थित दर्रा है वो कैसा है? 34 बताइए, मतलब कैसा नहीं, कौन सा है? तो शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है, ध्यान रखिएगा। निर्माण सतलज नदी से होता है, शिमला और तिब्बत को जो कि ये जोड़ने का काम करता है। 34 ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? शिपकिला दर्रा, ये जो आपका शिपकिला है यही हो जाएगा। नेक्स्ट है सेरीकल्चर का संबंध किससे है? आपको पता होना चाहिए। सेरीकल्चर का संबंध अगर पूछेगा तो क्या बताएंगे? रेशम कीट, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। एक्सिमो किस प्राकृतिक प्रदेश के निवासी होते हैं? तो एक्सिमो टुंड्रा प्रदेश का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चन आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया जा चुका है। समदाब रेखाएं निम्नलिखित में से किसको प्रदर्शित करती है? वायुमंडलीय दाब को ये प्रदर्शित करने का काम करती है। किस तरह का? तो ध्यान रखेंगे, समदाब रेखाएं समान वायुमंडलीय दबाव को, ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ना, समान वायुमंडलीय दबाव को प्रदर्शित करती है। किस नदी को चीन का शोक के नाम से आप जानते हैं? वांगो नदी को चीन के शोक के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक बात और समझिएगा, अगर पूछेगा ना वांगो नदी, इसे आप पीली नदी के भी नाम से जानते हैं, और लंबाई के हिसाब से अगर पूछेगा पूरे वर्ल्ड में ये आपका नंबर 7 पे आता है, ठीक है। फिर आपका जो यांगशी तिक्यांग है ना, ये चीन की सबसे लंबी नदी है। अगर इसका पूछेगा डिस्टेंस 6300 किलोमीटर ये लंबी दूरी तय करती है। आमूर नदी जो दिया हुआ है ना, ये ध्यान रखिएगा, दुनिया की अगर पूछेगा ये नंबर 10 पे आता है, सबसे लंबी नदी है, ठीक है। और अगर पूछेगा इसकी लंबाई बताइए तो कितना है, तो 2824 किलोमीटर यह लंबी है। और आपका जो साल्विन नदी है, देखिए साल्विन नदी तिब्बत से शुरू होकर चीन का जो यूनान प्रांत है, बर्मा, थाईलैंड के रास्ते होते हुए अंडमान सागर में जाकर ये मिल जाती है। अगर इसकी लंबाई पूछेगा आपका कितना डिस्टेंस ये तय करती है, तो 3289 किलोमीटर आपको इसके बारे में बता देना है। भारत की सबसे बड़ी जनजाति इन सब में से कौन है? तो सबसे बड़ी जनजाति होता है गोंड, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में स्त्री साक्षरता की दृष्टि से केरल के बाद दूसरा स्थान किस राज्य का आता है? तो केरल के बाद दूसरा स्थान पूछेगा तो आपको बताना है ऑप्शन नंबर ए मिजोरम का आता है, ठीक है। देखिए स्त्री साक्षरता दर यहाँ पर अगर पूछेगा ना तो 89.97% है, और पुरुष साक्षरता दर अगर पूछ लेगा यहाँ का 93.35 है। कहाँ का? मिजोरम का, ध्यान रखेंगे। जैसे आपका यहाँ पे देखिए त्रिपुरा दिया हुआ है ना, त्रिपुरा का अगर पूछेगा तो 80.2%। गोवा का पूछेगा 92, आप गोवा का हो जाएगा साक्षरता दर 87 है, गोवा का 87 पॉइंट समथिंग है। और आपका जो है मेघालय का अगर पूछ लेगा साक्षरता दर तो 75.84% है, ठीक है। चलिए बताइए कि नालंदा का प्राचीन विश्वविद्यालय किस वंश के दौरान बनाया गया था? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 5वीं शताब्दी में गुप्त शासक कुमार गुप्त के समय में किया गया था, ठीक है, यह आप ध्यान रखिएगा। चलिए नंबर 41 के बाद 42 देखिए। दीपावली प्रकाश का त्योहार, निर्वाण दिन है, इन सब में से बताइए क्या यहाँ पे आप टिक करेंगे? देखिए भगवान महावीर का निर्वाण कार्तिक में कृष्ण अमावस्या को, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका जैसे पावा है ना, पावापुरी, पावा में 468 में हुआ था, ठीक है, इन सबको आप ध्यान रख लीजिएगा। अगर आपसे यहाँ पे देखिए जैसे पूछा ना कि दीपावली प्रकाश का जो त्यौहार है, निर्वाण है, इसे आप ऐसे समझ लीजिए भगवान महावीर, आपको ऑप्शन नंबर बी बस टिक करके निकल जाएंगे, काम चल जाएगा आपका। अक्टूबर 2021 में किस देश की अध्यक्षता में 18वें
आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था? करेंट अफेयर्स यहाँ से आपका है, बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ब्रुनेई में हुआ था। थॉमस कप 2021 का खिताब किस देश ने जीता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 44 का ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया ने थॉमस कप 2021 अपने नाम किया है। 25 अगस्त 2021 को किस मंत्रालय के द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई? ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा समृद्धि कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। 30 मार्च 2021 को किस देश में नवम हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया था? ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, तजाकिस्तान में। बताइए कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तान्हाजी द अनसंग वॉरियर को मिला था। ठीक है, 2021 का किस चीज़ के लिए? दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार जो है ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म के लिए मिला था। निम्नलिखित में से किस महापुरुष के समाधि स्थल नारायण घाट है? 48 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गुलजारी लाल नंदा का नारायण घाट में समाधि स्थल है। देश में ई भंडारण प्रणाली का शुरू करने वाला पहला राज्य बताना है, कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे बी हो जाएगा, बिहार है। बिहार में गंगा नदी के किनारे कुल कितने जिलों में जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, टोटल 13 जगहों पर 13 जिलों में किया जा रहा है। चलिए साइंस में बताइए 51 नंबर पे यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? कह रहा है कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल के द्वारा ना विभाजित तरंग दैर्घ्य इन चारों में से किसके बराबर होता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे समान कला। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे समझिएगा। अगर पूछेगा कि एक तरंग के लिए आवर्तकाल के द्वारा, तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका ये है ना तरंग वेग, ये आपका यहाँ पे फिल करना है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वपोषी जीव की कार्बन और ऊर्जा आवश्यकताओं को इन चारों में से किसके द्वारा पूरा किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि विस्कोस फाइबर ऑप्शन दिखाया जा रहा है, बताना है कि इन चारों में से किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? विस्को, तो आपका हो जाएगा आपका 53 का राइट आंसर सेलुलोज हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए सेलुलोज की खोज अगर पूछेगा तो आपको बताना है 1838 ईस्वी में फ्रांस के जो रासायनिक मतलब जो आपके साइंटिस्ट थे, नाम था एंसेलेम पायन, इन्हीं के द्वारा किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए बताइए कि यहाँ पे आपको मैच करना है, किसके साथ क्या मैच होगा? तो देखिए जूल का हो जाएगा आपका कार्य, फिर आपका एम्पियर आप वाट करेंगे, धारा, वाट के लिए आपको यूज करना है किस चीज़ का? सामर्थ्य, सही ऑप्शन नंबर सेकेंड। वोल्ट के लिए आपका हो जाएगा विभवांतर, और कैलोरी के लिए आपका हो जाएगा ये ऊष्मा। ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही मैच किया हुआ ऑप्शन आप यहाँ पे देख लीजिएगा। चलिए बताइए तेल का एक जो बैरल है निम्नलिखित में से किस मान के बराबर होता है? तो देखिए अगर पूछेगा बैरल के ना, तो आपको बताना है कि एक बैरल बराबर 158.9873 ये लीटर होता है। इसे आप अप्रोक्स जो है ना ऑप्शन नंबर बी 159 लीटर ही आपको ऑप्शन में भी दिया जाएगा, टिक करना है। एक बैरल बराबर अगर पूछेगा तो आपको ध्यान रखना है 42 यूएस जो है ना आपका गैलन हो जाता है। ठीक है, और एक बैरल बराबर पूछेगा यूके के हिसाब से तो आपका 34.97 और समथिंग कुछ करके होता है। ये आपका यूके के लिए बताया गया था। चलिए बताइए पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है, कब चल सकती है? पेंडुलम घड़ी जो ना शीतकाल में तीव्र गति से चलती है। क्यों? क्योंकि ना शीतकाल में पेंडुलम की लंबाई घट जाती है, जिस कारण से घड़ी जो है काफ़ी फास्ट हो जाती है। ध्यान रखिएगा कब? तो शीतकाल आपको बता देना है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। कोई जहाज अगर नदी से सागर में घुसेगा तो क्या होगा? सागर में अगर घुसेगा नदी से तो कुछ हल्का ऊपर उठ जाता है। ठीक है, तो वह कुछ ऊपर उठता है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोबाइल तथा ऑटोमोबाइल ने भारतीयों विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के जीवन में, सामाजिक जीवन में निम्नलिखित में से किसके संबंध में एक क्रांति ला दी है? तो लोगों के आवागमन के संबंध में, एक दूसरे से जुड़ाव के संबंध में हो जाएगा। ठीक है, लोगों के आवागमन के संबंध में, लोगों को एक दूसरे से जुड़ाव के संबंध में, या दोनों आपका यहाँ पे राइट आंसर है। आपको ऑप्शन नंबर जो आपका है ना ए, केवल एक और दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही दिया हुआ है। चलिए बताइए बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का कारण क्या होता है?
तेल के पृष्ठ तनाव के कारण होता है, आप इसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। क्या अपरिवर्तित रहता है? तो वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका जो घनत्व होता है ना, वो आपका अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, चलिए बताइए कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को इन चारों ऑप्शन को देखकर बताइए कि इसके अनुसार व्यवस्थित किया गया है। चाहें तो वीडियो को आराम से रोक कर समझकर जवाब अपना आप सोच सकते हैं, बता सकते हैं। तो परमाणु संख्या ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु संख्या में बढ़ते क्रम के अनुसार क्या किया गया है? व्यवस्थित किया गया है। बताइए रेडियो तरंग की आवृत्ति का मात्रक है, क्या है? तो हर्ट्ज हो जाएगा आपका राइट आंसर। हर्ट्ज जो है ये रेडियो तरंग की आवृत्ति का मात्रक होता है, ध्यान रखिएगा। एंगस्ट्रम के बारे में आप जानते हैं, ये आपका तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा। ठीक है, चलिए बताइए नंबर 63 में निम्नलिखित में से कौन सी धातु इटाई रोग पैदा कर देती है? यहाँ पे चलिए ऑप्शन देखकर बताइए। इटाई रोग पूछा है ना, क्या टिक करना पसंद करेंगे इन चारों में से? कैडमियम के विष के द्वारा होता है। 63 का आपका हो जाएगा आपका क्या? कैडमियम। ऑप्शन जो आपका ए है ना, कैडमियम के विष के द्वारा होता है। सबसे पहले अगर पूछेगा तो जापान का एक नदी है जिसका कि नाम है जिंजू। ठीक है, यहीं पर यह सबसे पहले मिला था। चलिए बताइए प्राकृतिक रबर एक पौधा उत्पाद है जिसका कि रासायनिक नाम क्या है? लेटेक्स हो जाएगा इसका, मतलब इसका नाम होता है। ठीक है, ये आपका प्राकृतिक रबर है ना, एक पौधा उत्पादक है। इसका रासायनिक नाम अगर पूछेगा लेटेक्स होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे लेटेक्स को क्या और किस नाम से और जानते हैं? तो पौधे का रस के नाम से आप जानते हैं। नेक्स्ट है औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट का नाम क्या है? 65 का औद्योगिक प्रक्रम द्वारा प्राप्त सोडियम कार्बोनेट को आप धोवन यानी कि वाशिंग सोडा के नाम से आप इसे जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, देखिए जो आपका 64 है यहाँ कंफ्यूज मत करिएगा। प्राकृतिक रबर एक पौधा उत्पादक है, इसका रासायनिक नाम जो है ना आप ये देखिए LATEX, लेटेक्स आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्राकृतिक इसका मतलब रासायनिक इसका नाम होता है। चलिए बताइए इलेक्ट्रॉन वहन करता है, क्या वहन करता है इलेक्ट्रॉन? तो आपका हो जाएगा इलेक्ट्रॉन वहन करता है 1 यूनिट ऋणावेश। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो आपका ए है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। लोहे की वस्तुओं में जंग क्या बनने से लग जाती है? तो लोहे की वस्तुओं पर जंग फेरस और फेरिक जो आपका हाइड्रोक्साइड है इसी के कारण लगता है। ठीक है, फेरस और फेरिक हाइड्रोक्साइड के मिश्रण की वजह से लगता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। यहाँ पे बताइए कि शरीर में यूरिया का संश्लेषण जो है ये होता है, कहाँ पर होता है? तो लीवर में होता है, यानी कि यकृत में होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। कीट का उत्सर्जी पदार्थ है, कौन सा है? यूरिक एसिड हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। कीट का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक एसिड होता है। सभी कीट होते हैं, सभी कीट क्या होते हैं? तो यूरिकोटेलिक होता है। ठीक है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर जो सी है यूरिकोटेलिक, आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज नहीं करिएगा, याद कर लीजिएगा। सभी कीट यही होते हैं। सांस लेने में ऐच्छिक विषयों के लिए इम्पल्स प्रारंभ होता है, कहाँ से प्रारंभ होता है? सांस लेने के लिए ऐच्छिक विषय के लिए अगर इम्पल्स का प्रारंभ पूछेगा तो मेडुला से होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर है। एक सामान्य मनुष्य 1 मिनट में सांस लेता है, कितनी बार लेता है? 14 से 18 बार ये सांस लेता है। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कि निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं? तो मिलीपेडा होता है ना, जिसे आप सहस्त्रपाद के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसका क्या होता है सबसे ज़्यादा? सहस्त्रपाद जो आपका सहस्त्रपाद है इसका सबसे ज़्यादा पैर होता है, ध्यान रखेंगे। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है बताइए? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन B2 पूछेगा राइबोफ्लेविन होता है, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। बताइए कि लोह की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए 75 का लोह की कमी से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी
रक्त अल्पता होता है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ से आपका जो 76 से आपका मैथ्स का क्वेश्चन है, तो आप इसे समझ लीजिएगा। मैथ्स का क्लास आपको 2 से 3 दिनों में मानिए स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले भी आपको बोला गया था मैथ्स का क्लास बहुत ही जल्द आ रहा है। बट यहाँ पे आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा कि अभी कुछ दिनों से आपका जो क्लास है ना, फिलहाल सही से आपके लिए नहीं आ रहा है। आपको पता है 2 से 3 दिनों पे फिलहाल एक प्रैक्टिस सेट आपको करवा दिया जा रहा है। आप इस बात को समझिए, थोड़ा सा टाइम का कमी है, कुछ मजबूरी है, जिसकी वजह से कि अभी आपको क्लास प्रॉपर वे में सही से अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। तो थोड़ा सा आप वेट कर लीजिए। क्लास जैसे आपका पहले चलता था, एक दिन में 2 से 3 प्रैक्टिस सेट, यानी कि एक प्रैक्टिस सेट आपके लिए पर डे आ ही जाता था। फिर एक सेट आपका या तो लूसेंट का रहता था, या फिर आपका स्पीडी साइंस का रहता था, या करेंट अफेयर्स, कुछ ना कुछ 2 क्लास आपका पर डे आपका दिन में 1 बजे, और दूसरा आपका शाम में 7 बजे क्लास आता था। उसी तरीके से 2 नहीं बल्कि 3 क्लास बहुत ही जल्द आपके लिए अवेलेबल करवा दिया जाएगा, जिसमें कि आपका पर डे एक प्रैक्टिस सेट रहेगा। शाम में 7 बजे आपके लिए एक और भी कोई स्पेशल क्लास रहेगा जो आपके बिहार सचिवालय में काफ़ी आपको हेल्प करेगा, ठीक है। इसके अलावा रात में 9 बजे या फिर 10 बजे, 9 बजे ही मानिए, पर डे आपके लिए मैथ्स का क्लास आएगा, ठीक है। हो सकता है उसमें क्वेश्चन की संख्या कम रहे, 15 से लेकर 20 तक ही रहे, बट उसको काफ़ी अच्छे से समझाकर एग्जाम्पल के साथ आपको हर एक क्वेश्चन को बताया जाएगा। मैथ्स का क्लास आपके लिए आएगा, थोड़ा सा आपको वेट करना है। क्लास प्रॉपर डे जैसे आता था वैसे आने का बस थोड़ा सा वेट कर लीजिए। क्लास अगर कंटिन्यू आपका आना स्टार्ट हो जाएगा तो आपके लिए मैथ्स का क्लास भी आएगा। टाइम की कमी होने की वजह से क्लास नहीं आ पा रहा है सही से, इस बात को आप समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा तो आप वीडियो को लाइक करिएगा। जो लोग चैनल पर नए होंगे प्लेलिस्ट में आकर देखिएगा। लगभग 60+ तो प्रैक्टिस सेट अवेलेबल आपके लिए है ही, साथ ही साथ बिहार सचिवालय के लिए और भी काफ़ी कुछ जो अभी आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, जैसे लूसेंट है, लूसेंट ऑब्जेक्टिव का भी क्लास है, तो आपका प्लेटफॉर्म का साइंस वाला भी सेट आपको बताया गया था। काफ़ी कुछ अवेलेबल है, उसे आप देखिएगा। बहुत ही जल्द आपके लिए और भी काफ़ी सारा क्लास अवेलेबल करवा दिया जाएगा। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।